कहानी की शुरुआत होती है एक अनाथ लड़की विस्टीरिया से। वो सड़क पर भीख मांगती है ताकि किसी तरह अपनी जिंदगी चला सके, लेकिन शायद ही कोई उस पर ध्यान देता है। उसके बिल्कुल पास में एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है जो एक चर्च का फादर है और विस्टीरिया पर नजर रख रहा होता है। अगले सीन में वो बूढ़ा अचानक विस्टीरिया को पीटना शुरू कर देता है। तभी पता चलता है कि वो अनाथ बच्चों से भीख मंगवाता है और आज विस्टीरिया को सिर्फ 6 पेंस ही मिले थे, इसलिए वो गुस्से में उसे निकम्मी कहता है और खाना भरी प्लेट उसके चेहरे पर फेंक देता है। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। विस्टीरिया कुछ भी नहीं कर पाती और वही गिरी हुई गंदी खाने की चीजें उठाकर खाना शुरू कर देती है। वो बताती है कि उसकी जिंदगी बहुत मुश्किलों से भरी हुई है, लेकिन पूरी तरह बुरी भी नहीं है, क्योंकि अटारी के सबसे कोने में खिड़की है और रात के 12 बजे के बाद वो उस खिड़की पर 3 बार दस्तक देती है और तभी वहाँ एक शक्तिशाली अमर डीमन आता है। उसका नाम है मारबास और उसे विस्टीरिया के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। यही उनका गुप्त तरीका है मिलने का। विस्टीरिया मारबास से बातें करती है और खुश होती है कि वो आज फिर उससे मिलने आया है। तभी वही बूढ़ा फिर वहां जाता है। वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि विस्टीरिया अभी तक सोई नहीं थी, लेकिन मारबास को सिर्फ विस्टीरिया ही देख सकती है, इसलिए बूढ़े को वो नजर नहीं आता। बूढ़ा उसे धमकाता है कि कल फिर सुबह जल्दी उठना है और अगर पैसे नहीं लाए तो फिर से पिटाई के लिए तैयार रहना। फिर वो चला जाता है। मारबास ये सब देखता है लेकिन कुछ करता नहीं। वो कहता है ये अजीब लग सकता है एक डीमन के मुंह से, लेकिन जो इंसान एक अनाथ से सड़क पर भीख मंगवाता है उसे फादर कहलाने का हक नहीं है। लेकिन विस्टीरिया कहती है कि वो बूढ़ा आदमी उसकी देखभाल करता है और ये भीख नहीं है, क्योंकि लोग उसकी कहानी सुनकर दुखी होकर पैसे देते हैं, तो उसे लगता है ये सही मेहनताना है और सही काम। मारबास भी थोड़ा उसकी बात मान लेता है और कहता है कि हाँ, तुम्हारी बातों में दम तो है। ये दोनों तब मिले थे जब मारबास शहर में घूमते हुए सोच रहा था, मुझे यहाँ घूमे हुए पूरा 1 महीना हो गया है, लेकिन कोई भी उसे देख नहीं सकता। इससे उसे बुरा लगता था, क्योंकि अगर कोई तुम्हें देख ही ना पाए तो ऐसा लगता है जैसे तुम इस दुनिया में हो ही नहीं और उसे हमेशा इसी अमर शरीर में रहना है जो कभी नहीं मरेगा। एक दिन वो देखता है कि विस्टीरिया सड़क पर भीख मांग रही है, लेकिन उसकी हालत देखकर कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा है। एक आदमी तो उसे धक्का देकर आगे बढ़ जाता है। ये देखकर मारबास को बुरा लगता है। वो पूछता है, क्या तुम सच में ऐसे ही मरते दम तक जीना चाहती हो? क्या तुम्हें इससे थकान नहीं लगती? फिर उसे एहसास होता है कि वो अपनी निराशा उस लड़की पर निकाल रहा है जो उसे देख भी नहीं सकती और सुन भी नहीं सकती। लेकिन तभी विस्टीरिया की नजर उस पर पड़ जाती है और वो डर जाती है। मारबास हैरान रह जाता है कि क्या वो उसे सच में देख सकती है। तभी बूढ़ा आकर विस्टीरिया को वहां से ले जाता है। अगले सीन में विस्टीरिया अपने कमरे में बैठी होती है। मारबास भी वहां जाता है और विस्टीरिया को याद आता है कि उसने उसे दिन में भी देखा था। अब वो डरने लगती है कि शायद वो उसका पीछा करते हुए यहाँ आया है। लेकिन मारबास पूछता है, क्या तुम सच में मेरे जैसे डीमंस को देख सकती हो? विस्टीरिया कहती है, हाँ, जन्म से ही। लेकिन आप मेरी आत्मा लेने तो नहीं आए? मारबास कहता है, नहीं, मैं तो बस इस बात से हैरान था कि कोई इंसान मुझे देख सकता है, बस इसी वजह से आया हूँ। ये सुनकर विस्टीरिया आराम महसूस करती है और कहती है, क्या आप तब तक कोई कहानी सुना सकते हैं जब तक मैं सो न जाऊं? मुझे लगता है आज रात अच्छे सपने नहीं आएंगे। इसके बाद मारबास उसके साथ ज्यादा वक्त बिताने लगता है और उसकी जिंदगी में आए बदलावों को देखकर खुश भी होता है। एक रात विस्टीरिया पूछती है, आज कौन सी कहानी सुनाएंगे? तो मारबास उसे मजाक में चेतावनी देता है, तुम फिर से रात को कहानी मांग रही हो, अगर कल तुम जल्दी उठ नहीं पाई तो सुबह पिटाई हो जाएगी, फिर मत कहना। लेकिन विस्टीरिया खुश होकर कहती है कि यही तो एक चीज है जिसका उसे हर दिन इंतजार रहता है, क्योंकि जब वो उसकी कहानियां सुनती है तो उसे लगता है जैसे वो खुद कहीं दूर सफर पर निकल गई हो। ये सुनकर मारबास भी मान जाता है और कहता है कि ठीक है, आज एक नई कहानी बताता हूँ, उस वक्त की जब मैंने यहाँ लंदन में शेक्सपियर का एक नाटक देखा था। अब सीन बदलता है और हम एक डीमन हंटर को देखते हैं जिसका नाम स्नो है। अचानक एक डीमन पीछे से उस पर हमला करता है, लेकिन स्नो बच जाता है और अपनी बंदूक से उस पर फायर करता है। उसे लगता है कि डीमन मर गया, लेकिन वो जिंदा होता है और फिर से हमला करने दौड़ता है। तभी एक और डीमन हंटर वहाँ आता है, टेकेनामी, और डीमन की जीभ काटकर स्नो की जान बचा लेता है। स्नो मौके का फायदा उठाता है और उसकी खोपड़ी में गोली मारकर उसे खत्म कर देता है। टेकेनामी उसे समझाता है, गार्ड नीचे मत छोड़ो, लेकिन स्नो फिर भी अकड़ में कहता है, मैंने तुमसे मदद मांगी ही नहीं थी। पर टेकेनामी उसका सुपीरियर होता है और बताता है कि लंदन में जो डीमन दिखा था वो हाई लेवल डीमन था। अब सीन वापस विस्टीरिया और मारबास पर आता है। विस्टीरिया कहानी सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, असल थिएटर में वो नाटक और भी ज्यादा शानदार होगा ना? मारबास मुस्कुराकर कहता है, मैंने उसके सारे मशहूर नाटक देखे हैं, लेकिन सच कहूं तो वो अपनी शोहरत जितने अच्छे नहीं थे, बस ठीक ठाक। ये सुनकर विस्टीरिया हंसते हुए कहती है, तो आपके तो कोई दोस्त ही नहीं होंगे? मारबास चौंक कर पूछता है, ये क्या मतलब हुआ? तो विस्टीरिया कहती है, इतना लंबा जीकर भी आप दूसरों की फीलिंग समझ ही नहीं पाए। इस पर मारबास बताता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि थोड़े समय के लिए वो इंसान का रूप भी ले सकता है और उस रूप में इंसान उसे देख भी सकते हैं। ये सुनकर विस्टीरिया हैरान हो जाती है। मारबास आगे कहता है, असल बात ये है कि इंसानी रूप में लोगों से बात करना बहुत थका देने वाला और परेशान करने वाला काम है, और जब औरतें इस रूप को देखती हैं तो वो इसके पीछे पड़ जाती हैं। फिर चारों तरफ हंगामा मच जाता है। ये कहकर मारबास वापस अपने डीमन
ह्यूमन रूप में आ जाता है। तभी विस्टीरिया इतनी हंस पड़ती है कि रुक नहीं पाती। मार्बास पूछता है, मेरी बात में ऐसा क्या मजाक था? विस्टीरिया मुस्कुराकर कहती है, अगर आप खुद ही ये नहीं समझ पाए तो आपको अभी बहुत कुछ सीखना है। अब मार्बास जाने लगता है और वादा करता है कि वो फिर आएगा। विस्टीरिया उसे दिल से धन्यवाद देती है और कहती है, जब से आप मिले हैं मुझे पहली बार कल का इंतजार होने लगा है। जब मैं छोटी की मुझे अपनी आंखों से नफरत होती थी क्योंकि मैं वो चीजें देख लेती थी जो दूसरे नहीं देख पाते थे। लोग मुझसे डरते थे और मेरी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। लेकिन अब क्योंकि मेरी आंखें आपको देख सकती हैं, ये आंखें अब मेरे लिए खजाना है। मार्बास वहां से निकल जाता है, लेकिन जाते जाते सोचता है, वो इतनी बदनसीब लड़की जो बस यूं ही मुझे देख सकती है और फिर भी मैं उसके पास बार बार क्यों चला आता हूँ। अगले दिन बूढ़ा आदमी विस्टीरिया को बताता है कि उसे आखिरकार उसका खरीदार मिल गया है। ये सुनकर विस्टीरिया दंग रह जाती है। वो बूढ़ा कहता है, क्या तुम्हें सच में लगा कि बस भीख मांगने से तुम्हारा पेट भर पाएगा? वो तो बस दिखावे के लिए था। असल में मेरा काम है अनाथ बच्चों को रखना, खिलाना और जो अच्छे दिखें उन्हें बेच देना। ये सुनकर विस्टीरिया के होश उड़ जाते हैं। वो बूढ़ा आगे कहता है, तुम एक सुंदर लड़की हो, इसलिए तुम्हें किसी कोठे में नहीं बल्कि एक अमीर अरिस्टोक्रेट के घर में भेजा जा रहा है। वहाँ शायद तुम ठीक ठाक जिंदगी गुजार लो। फिर वो कहता है, कल तुम्हें सौंप दिया जाएगा, तब तक आखिरी खाना खा लो। विस्टीरिया रोने लगती है और जाकर सब कुछ मार्बास को बता देती है। तभी मार्बास समझ जाता है कि वो बूढ़ा आदमी दरअसल एक स्लेव ट्रेडर है। अब विस्टीरिया को अपने भाई की याद आती है क्योंकि उसे भी इसी तरह बचपन में ले जाया गया था। तब उसे कहा गया था कि उसका भाई एक बड़े घर में अटेंडेंट बनेगा, लेकिन विस्टीरिया को अपने भाई की कोई खबर कभी नहीं मिली और जब उसने बाद में उस मेंशन के बारे में पूछा तो किसी ने ऐसी कोई जगह सुनी ही नहीं थी। तब उसे समझ आ गया था कि उसे और उसके भाई दोनों को धोखा दिया गया था और अब उन्हें बस ऐसे ही दुख झेलने पड़ेंगे। इतना सोचकर विस्टीरिया मार्बास से विनती करती है, मुझे यहाँ से ले चलो, अब मैं और तकलीफ नहीं सह सकती। लेकिन मार्बास मना कर देता है। ये सुनकर विस्टीरिया पूछती है, क्यों? आप मुझे क्यों नहीं बचा सकते? मार्बास समझाता है, क्योंकि डीमंस का एक कोड है, अगर हम किसी इंसान की मदद बिना किसी कीमत के कर दें तो हमारा शरीर खुद ही टूटने लगता है। हम वैसे ही बनाए गए हैं। ये सुनकर विस्टीरिया कहती है, तो मेरी आत्मा ही ले लो। मुझे पता है डीमंस इंसानों की आत्मा या उनसे जुड़ी कोई कीमती चीज ले लेते हैं और उस कीमत पर उनकी इच्छा पूरी करते हैं। वो आगे कहती है, मैं हमेशा सोचती थी कि अगर जान देकर इच्छा पूरी करवानी पड़े तो उसका मतलब ही क्या है, लेकिन अगर आप ले लेंगे तो मुझे मंजूर है। मेरा भाई ही मेरे लिए सबसे कीमती था और अब वो भी नहीं है। अब मेरे पास सिर्फ आप हैं। मार्बास धीरे से पूछता है, क्या तुम्हें पता है डीमंस आत्माएं क्यों लेते हैं? विस्टीरिया कहती है, नहीं। मार्बास बताता है, क्योंकि वो दूसरों से ली गई जिंदगी अपनी उम्र में जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं तो अमर हूँ, हमेशा जवान, तो मुझे किसी और जिंदगी की जरूरत ही नहीं है। सच कहूँ तो इतनी लंबी जिंदगी जीकर मैं तो बस इससे छुटकारा चाह रहा हूँ। ये सुनकर विस्टीरिया को समझ आ जाता है कि मार्बास को अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगले दिन विस्टीरिया वहाँ से निकल जाती है। मार्बास उसे जाते देख उदास होता है और याद करता है जब विस्टीरिया ने उससे पूछा था, आप लंदन क्यों आए? और उसने कहा था, शायद बोरियत दूर करने। तभी स्नो और टेक नामी उस बूढ़े के घर पहुंचते हैं। वो दरवाजा खटखटाकर उसे खोलने को कहते हैं। मार्बास उनकी गर्दन में लटके सॉर्ड क्रॉस नाइट वाले पेंडेंट को देख लेता है। कुछ देर बाद बूढ़ा दरवाजा खोलता है और पूछता है, क्या चाहिए? दूसरी तरफ विस्टीरिया अपने नए मालिक एक अमीर आदमी से मिलती है जिसने उसे खरीदा है। उसका नौकर विस्टीरिया को जबरदस्ती झुककर नमस्ते करवाता है, लेकिन वो अमीर आदमी नाटक करते हुए कहता है, रुको, डरने की जरूरत नहीं है, आज से तुम मेरी बेटी जैसी हो। फिर वो विस्टीरिया को एक कमरे में ले जाता है, लेकिन जैसे ही विस्टीरिया कमरे में हर जगह पड़ी अजीब और डरावनी चीजें देखती है, वो डर से कांपने लगती है। अचानक वो आदमी दरवाजा बंद कर देता है। उधर स्नो बूढ़े को धमका रहा होता है। वो कहता है, हम एक डीमन के निशान का पीछा करते हुए यहाँ तक आए हैं, तो तुम जरूर कुछ जानते हो। बूढ़ा कहता है कि उसे डीमंस के बारे में कुछ नहीं पता। ये सुनकर स्नो उसे जोर से मारता है और बाहर फेंक देता है। वो कहता है, हमें पता है तुम असल में किस घिनौने धंधे से जुड़े हो, हम तुम्हारी इस जगह को बंद करवा देंगे। ये सुनकर बूढ़ा रुक जाता है। वो कहता है, मुझे डीमंस के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन विस्टीरिया रथ को अच्छे गति के बारे में बात करती थी। ये सुनकर स्नो उससे विस्टीरिया के बारे में पूछता है। तब बूढ़ा बताता है कि मैंने उसे एक अमीर लॉर्ड को बेच दिया है, सुना है उसको बच्चों को यातना देने में मजा आता है। ये सुनकर स्नो का खून खौल उठता है और वो बूढ़े को और जोर से मारता है, लेकिन मार्बस ये सब सुन चुका होता है और वो तुरंत विस्टीरिया को बचाने के लिए निकल पड़ता है। उधर स्नो और टेक नामी को महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है। उनका जादुई उपकरण तेजी से प्रतिक्रिया कर रहा है। दूसरी तरफ वो अमीर आदमी अब विस्टीरिया को यातना देना चाहता है। वो खुद को बचाने की कोशिश करती है और तभी उसे पता चलता है कि उस आदमी का एक हाथ नकली है और असल में वो भी एक यातना का औजार है। विस्टीरिया जैसे तैसे बचकर भागती है, लेकिन दौड़ते दौड़ते गिर जाती है और वो आदमी फिर उसे पकड़ लेता है। वो कहता है, इस मैंशन से तुम बचकर नहीं जा सकती। तभी अचानक मार्बस वहां पहुंच जाता है। वो आदमी पूछता है, तुम कौन हो? मार्बस जमीन पर पैसे से भरी थैली फेंक कर कहता है, मैं इस लड़की के लिए आया हूँ। लेकिन वो अमीर आदमी हंसकर कहता है, इतनी बेहतरीन चीज मुझे मिली है, मुझे पैसों की परवाह नहीं है। लेकिन वो उसे उससे छीन कर नहीं ले जा रहा था। मार्बस ने एक इंसान को बचाने का फैसला कर लिया था। इसी वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगता है और उसका शरीर भी खुद ही रिएक्शन देने लगता है।
ये देखकर विस्टीरिया उसकी तरफ दौड़ती है, लेकिन वो अमीर आदमी उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तभी मार्बस उसे जोर से फेंक देता है और बुरी तरह घायल कर देता है। विस्टीरिया मार्बस के पास आती है और पूछती है कि वो उसके लिए ऐसा क्यों कर रहा है। मार्बस कहता है कि उसे लगा था कि अब इस दुनिया में उसके लिए कुछ भी दिलचस्प नहीं बचा, लेकिन उसके साथ बिताई रातें ही वो पल थे जब वो अपने बोरपन को भूल पाया था। इतने सालों बाद उसने महसूस किया कि शायद वो पल इतने बुरे नहीं थे। वो कहता है कि उसने किसी भी नई इच्छा को महसूस करना छोड़ दिया था, लेकिन अब उसे लगता है कि वो उसके साथ एक फ्यूचर चाहता है। ये सुनकर विस्टीरिया की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अचानक एक दानव कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और उन्हें पता चलता है कि उस अमीर आदमी ने उसी दानव से सौदा किया था। दानव विस्टीरिया पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मार्बस तुरंत उसे बचा लेता है। वो लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर बेहद कमजोर हो चुका है और दानव उसे आसानी से घायल कर देता है। दानव कहता है कि क्योंकि मार्बस ने कोई पैक्ट नहीं किया है, इसलिए वो उसे हरा नहीं सकता। दानव अपनी अंतिम शक्ति इकट्ठा करके अंतिम वार करने की तैयारी करता है। मार्बस समझ जाता है कि वो यहाँ नहीं टिक पाएगा। तभी विस्टीरिया उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि वो उसके साथ पैक्ट करेगी। वो अपनी आंखें कुर्बान करने का फैसला करती है, क्योंकि उसकी आंखें ही थी जो उसे मार्बस को देखने देती थी और यही उसके लिए सबसे कीमती थी। यहीं से विस्टीरिया और मार्बस का पैक्ट बनता है। मार्बस उसकी शक्ति का इस्तेमाल करके दानव का हमला मिटा देता है। अब मार्बस अपने असली रूप में लौट आता है। दानव उसे देखकर हैरान रह जाता है और उसे लॉर्ड कहकर पुकारता है, क्योंकि मार्बस असल में 13 कैलेमिटीज में से एक है। वो उसे वर्मिन कहता है और अपनी विशाल शक्तियों से जलाकर खत्म कर देता है। वो बाहर आता है और विस्टीरिया को अपनी बाहों में उठाए हुए है। वो उसे फूल कहता है, क्योंकि उसने अभी तो उसके साथ दुनिया की हर चीज देखने का फैसला किया था। विस्टीरिया कहती है कि ये वही चीज थी जो वो दे सकती थी। अब उसे सिर्फ इतना चाहिए कि मार्बस उसकी जगह दुनिया देखे और उसे उन सारी खूबसूरत चीजों के बारे में बताए जो अभी भी इस दुनिया में मौजूद है। मार्बस मुस्कुराता है और कहता है कि अब तो उनका पैक्ट भी बन चुका है। वो उससे पूछता है कि अब वे कहाँ जाएंगे, और वो बताता है कि वो पहले कभी किसी यात्रा की योजना को लेकर इतना उत्साहित नहीं हुआ था। कुछ समय बाद स्नो और टेक नामी उस अमीर आदमी को ढूंढ लेते हैं। वो अभी भी जिंदा होता है। स्नो उससे पूछता है कि लाल बालों वाला दानव लड़की को लेकर भागा था क्या, लेकिन वो आदमी घिनौना जवाब देता है कि अफसोस उसे काफी समय से विस्टीरिया जैसी कीमती चीज नहीं मिली थी। ये सुनकर स्नो गुस्से से उसे पीटना शुरू कर देता है। वो टेक नामी से पूछता है कि क्या वो इसे खत्म कर सकता है। टेक नामी कहता है कि उनका मिशन है इस दुनिया से दानवों को मिटाना, इसलिए वो इसे तब तक मार सकता है जब तक वो उस एक दानव के बारे में ना बता दे। स्नो कहता है कि वो वादा करता है कि वो विस्टीरिया को उस दानव से बचाएगा। और इसी तरह द टेल ऑफ आउटकास्ट का पहला एपिसोड खत्म होता है। अगर आप इमॉर्टल डीमन पार्ट 2 चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें।